हेलो एवरीवन, मैं सुचिका सिन्हा स्टडी विद सिन्हा चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि पहले मैंने देखा कि मैंने पेपर 1 और पेपर 2 का 1 जनवरी 2022 का दोनों पेपर सीडीपी का कवर किए थे। दोनों पेपर का क्वेश्चन स्टडी विद सिन्हा चैनल पे आप देख सकते हैं और उसे समझ सकते हैं, और ये भी जानते हैं कि सीटेट जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़्यादा फॉलो करता है, उसी बेसिक पर आगे भी क्वेश्चन सेट करता है। प्रीवियस ईयर अगर क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हैं तो आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं। मैंने खुद 29 मार्क्स सीटीपी में किए हैं, जो आउट ऑफ 30। ओके, तो आप भी इसी तरह से अच्छे नंबर ला सकते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सीडीपी का 2022 का, जो 3 जनवरी 2022 को हुआ था। आज पेपर 2 लेके आए हैं, जिसका पार्ट 1 आज 15 MCQ करेंगे। 15 क्वेश्चन आज करेंगे सीडीपी का, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि विकास के प्रत्येक चरण के लिए सामाजिक अपेक्षा को क्या कहा जाता है ना। विकास के प्रत्येक चरण के लिए सामाजिक अपेक्षा को क्या कहा जाता है। विकास जो होता है व्यक्ति का, उसमें सामाजिक जो अपेक्षा होता है, समाज के लोग, समाज जो अपेक्षाएं करते हैं कि इस एज का बच्चा है तो इसमें ये गुण होना चाहिए, ये एक्टिविटी करना चाहिए। मतलब जैसे कि आप 7 से 11 वर्ष के बच्चा में होता है कि बच्चा जो होता है उसका सोच विकेंद्रित होना चाहिए। अगर वो किशोरावस्था में आ गया तो उसको काल्पनिक सोच होना चाहिए। ये जो पैमाना करते हैं, सामाजिक जो अपेक्षा लगाते हैं विकास का, वो क्या कहलाता है। मतलब कह सकते हैं इसका ये मतलब हुआ कि व्यक्ति का जो विकास है और समाज की जो आवश्यकता है, उसके बीच का जो काम है उसे विकासात्मक कार्य कहते हैं। ओके, क्या हो जाएगा आंसर? विकासात्मक कार्य। विकासात्मक आवश्यकता नहीं, विकासात्मक आवश्यकता और सामाजिक मांग दोनों के बीच जो होती है ना, उसको कहते हैं विकासात्मक कार्य। ये भी नहीं होगा। विकासात्मक बाधाएं, ये भी नहीं होगा। विकासात्मक क्षेत्र, ये भी नहीं होगा। ओके, 1 नंबर का 1 आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विकास शरीर के विकास डैश क्या होना चाहिए। विकास का देखना है कि कौन सा सिद्धांत इसमें बैठेगा। पहले हम जानते हैं कि विकास जो होता है ना, वो शरीर के मध्य से बाहर की दिशा में होता है, जो कि पहले भी क्लास में कराए हैं आप। पेपर 1 और 2 का जो है ना 1 जनवरी 2022 को कराए हैं ना, उसको आप अच्छे से देखें, सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होते जाएगा और अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो इसमें क्या था कि शरीर के मध्य से बाहर की दिशा में होता है, तो ये क्या होता है? अधोगामी, जिसे बोलते हैं, मतलब सेंटर से आउटसाइड जाता है। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? शरीर के मध्य से बाहर की दिशा में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 नंबर, बिल्कुल सही। अब बोलता है दूसरा, देखते हैं कि नीचे से ऊपर की ओर जाता है। नहीं, विकास होता है ऊपर से नीचे की ओर जाता है, जैसे शीर्षगामी कहते हैं। ये नहीं होता, तो ये तो नियम होता ही, सिद्धांत होता ही नहीं है। एक आयामी है, एक आयामी नहीं, बहुआयामी होता है, ये भी नहीं होगा। वातावरणीय कारक जो होता है, ओके, वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होता। ये तो पर्यावरण से प्रभावित होता है, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लिखा है कि संज्ञानात्मक विकास मध्य बाल्यावस्था अजर्सन है, जिसमें देखना है कि अजर्सन जो है उसमें क्या रीजन उसका समाहित है, और अजर्सन सही है, रीजन सही है, दोनों पक्ष को देखना है कि मतलब सही है, और सही है तो क्या दोनों उसमें समाहित है, उसी का ही अंश निकला हुआ है, उसको देखना है। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास मध्य बाल्यावस्था तक तेजी से विकसित होता है और फिर ठहर जाता है। क्या फिर विकास नहीं होती? बच्चा ओनली मध्य बाल्यावस्था तक ही विकसित होता है, उसके बाद वो ठहर जाता है? ऐसा नहीं है। हम लोग जानते हैं कि गर्भावस्था से लेके
मृत्यु तक आदमी का विकास होता ही रहता है। कभी रफ्तार होती है, कभी मंद होती, पर होती ही रहती है। तो क्या हो गया, ये तो रॉन्ग हो गया। मानव मध्य बाल्यावस्था के बाद नई चीज़ें नहीं सीख सकता, ऐसा नहीं है, पूरा जिंदगी सीख सकता है। यही है कि जो लैंग्वेज का विकास, जो भाषा का विकास होता है, वो होता है 2 से 5 या 6 वर्ष के एज में होता है, जो कि तेज़ी से होता है। पर क्या बाद में नहीं सीख सकते? सीख सकते हैं, पर उसकी जो होती है ना, थोड़ा स्लो हो जाती है, उस समय उसकी सीखने का रफ्तार ज़्यादा रहता है। तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो मतलब कथन और कारण दोनों रॉन्ग हो गया, कथन और तर्क दोनों रॉन्ग है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका हो जाएगा 4। ए और आर दोनों गलत है। ए सही नहीं, दोनों सही, दोनों सही, ये नहीं होगा, दोनों गलत है। ओके, अब चलते हैं 4 नंबर क्या है। पहले देखिए क्वेश्चन। विद्यार्थियों का एक समूह अपने खेल के दौरान एक लोकप्रिय नृत्य रियलिटी शो का दृश्य दर्शाता है। 8 वर्षीय सना एक जज के तौर पर दूसरे बच्चों के नृत्य पर टिप्पणियां करती है। यह परिस्थिति बच्चों के समाजीकरण में डैश की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। यहाँ पर बोल रहा है ना कि 8 वर्षीय जो सना है ना, ये क्या करती है कि कोई शो देखी है, उसी की भूमिका अदा कर रही है। इस पे सामाजिकरण का कौन सा प्रभाव पड़ा? बच्चा है, मीडिया को देखा, मतलब मीडिया के थ्रू ही बच्चा जो सामाजिकरण सीखा, वो क्या हो गया? मीडिया, मतलब मीडिया के थ्रू सीखा तो मीडिया हो जाएगा। यहाँ पर जिसके थ्रू सीखेगा वो इसमें ब्लैंक जो है उस पर डालेंगे। ठीक है, कहने का मतलब कि ये हुआ कि सामाजिकरण तो हम जानते हैं कि परिवार से लेके विद्यालय, विद्यालय मीडिया सारा है, जो कि 3 भागों में है। ठीक है, निम्न, मध्यम और उच्च। तो मध्यम में आ जाता है विद्यालय, धार्मिक स्थान, ये सब आ जाता है। ठीक है, कक्षा। और ये जो होता है निम्न स्तर पर आ जाता है परिवार, आस पड़ोस। ठीक है, और आगे भी मैंने 1 जनवरी का जो और 1 जनवरी का जो कराए थे पेपर 1, पेपर 2, उसमें भी मेंशन किए हैं। सारा वीडियो देखते जाएं, आपका सारा क्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? मीडिया से ही तो वो प्रभावित हो रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन? धार्मिक संस्थान, ये तो द्वितीयक में आया, मध्यस्थ में ये नहीं होगा, परिवार भी नहीं, मीडिया से वो प्रभावित हुआ, मीडिया हो जाएगा, विद्यालय भी नहीं। ठीक है, चलिए 5 नंबर में क्या है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में वस्तु को कहे गए कर्म में लगाने की योग्यता पा लेता है। मतलब बच्चा जो होता है ना, जिस सेंस में, जिस भी आकार, आधार, रंग, जिस भी सेंस में बोलेंगे उसको कि उस क्रम दे दो तो वो कर लेता है। ठीक है, उसका सोच होता है विकेंद्रित हो जाता है, एक सेंटर पर नहीं होता, तो वो मूर्त अवस्था होता है। संवेदी पेशीय जो है, हम जानते हैं कि जीन पियाजे के भी 4 अवस्था है, 4 स्टेज है। तो वो पहला होता है ये संवेदिक पेशीय, सेंसरी मोटर, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कंक्रीट स्टेज, ओके, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, अमूर्त संक्रियात्मक, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो क्या है ना कि इसमें क्या बोलता है ना कि बच्चे का जो सोच होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में विकेंद्रित होता है, बच्चा सेंटर में नहीं सोचता। तो ये क्या होता है, वो जिस भी आधार पर उसको अवस्था करने के लिए, करने के लिए देंगे तो वो कर लेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 नंबर। संवेदिक पेशीय नहीं होगा, इसमें सेंसर से बच्चा सीखता है, पूर्व संक्रियात्मक केंद्रित सोच होता है, अमूर्त संक्रियात्मक, इसमें बच्चा विज्ञान और गणित में काल्पनिक सोच लगाने लगता है। ओके, 5 नंबर में इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर। जब भी वीडियो देखें ना तो क्वेश्चन को पॉज करके फिर अपना आंसर लगाएं, उसके बाद आगे बढ़ें। ओके, जीन पियाजे के अनुसार एक सतत प्रक्रिया को मानसिक संघ चुनाव को परिष्कृत और परिवर्तित करती है, डैश कहलाती है। यहाँ पर देखिए, जीन पियाजे के अनुसार सतत प्रक्रिया को मानसिक संघ चुनाव को परिष्कृत और परिवर्तित करती है, तो क्या कहलाती है? जब बच्चा क्या होता है ना,
कि जो उसके स्कीमा में है, जो उसके संज्ञान में है, उसमें और ऐड किया या फिर चेंज किया, तो वो क्या होता है ना, संतुलितकरण करता है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? 4। इक्विलिब्रेशन करता है, समावेशन में ऐड होना होता है, सॉरी, इसका हो जाएगा 4 नंबर। ठीक है, समावेशन एसिमिलेशन ऐड करना होता है। वस्तु अस्थायित्व, अगर कोई बच्चा कुछ देखा और उसको छुपा भी दिए तो भी उसको मेमोरी में याद है कि वहाँ पर वो चीज़ था, वस्तु अस्थायित्व का गुण आ जाता है, ये भी नहीं होगा। स्थगित अनुकरण, इसमें क्या होता है ना, बच्चा नकल करने लगता है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? संतुलितकरण। आगे देखते हैं 7 नंबर क्या है? विद्यार्थियों को एक समस्या का हल खोजने में संघर्ष करते देखकर उसकी सहायता के लिए अध्यापिका उन्हें संकेत और आधे सुलझे उदाहरण देती है। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार यह डैश का उदाहरण है। देखिए, लेव वाइगोस्की आ गया, सामाजिक संस्कृति सिद्धांत, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, इसमें आधे असुझे जो उदाहरण देती है, संकेत देती है, तो उसको क्या कर रही है, उसमें क्या कर रही है, वो हेल्प कर रही है कि बच्चा जो है ना, जो करना चाह रहा है तो उसको हेल्प मिले और कर पाए। ठीक है, तो ये क्या मिल रहा है? पाड़ मिल रहा है। यहाँ पाड़, मचान, सारा ऑप्शन दिया रहेगा, कोई भी लगा सकते हैं। यहाँ पाड़ दिया है तो पाड़ लगाइए, मचान रहेगा तो मचान लगाइएगा। ठीक है, स्केप फोल्डिंग दिया रहेगा इंग्लिश में तो वो भी लगाएं। ठीक है, परिवर्तन मतलब कि क्या होता है ना कि परिवर्तन समझ सकते हैं, रिवर्स मोड में, ये भी नहीं होगा। क्रमबद्धता, क्रम सीरीज में लगाना, ये भी नहीं होगा। प्रतिपादक अध्यापन, इसमें क्या होता है? व्याख्यात्मक अध्यापन। ठीक है, ये भी नहीं होगा, पाठ हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस सिद्धांतकारी ने कहा कि संज्ञानात्मक विकास एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है? ये सिद्धांतकारी जो थे ना वाइगोस्की, जो कि सहयोग द्वारा, समाज द्वारा, संस्कृति पर सारे पे जोर दिए, भाषा पे जोर दिए, भाषा को टूल माने, तो ये कौन है? लेव वाइगोस्की, इवान पावलोव, बीएन स्किनर, जीवी वाटसन? बिल्कुल नहीं। और ऐसे भी सीडीपी का आप क्वेश्चन करिएगा ना, उसमें वाइगोस्की, जीन पियाजे से भर भर के क्वेश्चन देता है, और आगे भी आएगा। 2 क्वेश्चन तो मतलब इस बार भी देखे थे, 2 क्वेश्चन वाइगोस्की से और 2 क्वेश्चन पियाजे से, ऐसा करके क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में दे ही रहा था। थोड़ा सा पियाजे वाइगोस्की करके नहीं, पर दे ही रहा था करके। ठीक है, आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। ओके, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाइए, प्रीवियस ईयर ही मेन है इसमें, आप प्रीवियस ईयर कर लेते तो अच्छा है आपके लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्या है? लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक मुख्य आलोचना है कि लॉरेंस कोहलबर्ग जो 3 जो लेवल दिए थे उसमें 2-2 स्टेज सबका है, हर एक लेवल का 2-2 स्टेज है, जो कि नैतिकता के जो सिद्धांत दिए थे, इसमें क्या था ना कि लॉरेंस कोहलबर्ग जो थे ना, नारी परिपक्ष को गौण रखे थे, नारी के बारे में बोले कि ये देखभाल और रिश्तों को निभाने के लिए सिर्फ है, और पुरुष जो होता है न्याय के लिए और नियम के लिए बना है। तो इसमें नारी परिप्रेक्ष्य को बिल्कुल गौण रखें, इसीलिए इनका आलोचना किया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर। बस यही क्वेश्चन आता है आलोचना में। उन्होंने पियाजे के नैतिकता विकास सिद्धांत के संदर्भ में नहीं लिया, ऐसा नहीं है। उन्होंने बच्चों के प्रत्येक स्तर पर विशिष्ट प्रतिक्रियाएं नहीं सुनाई, ये भी नहीं है। क्या है? उन्होंने बच्चों पर कोई अनुसंधान कार्य नहीं किया, ये भी नहीं है। ओके, तो क्या हो जाएगा इसका? 1 नंबर। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हावर्ड गार्डनर ने सुझाव दिया है कि अलग अलग प्रकार की बुद्धियां होती हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि गार्डनर द्वारा प्रस्तावित प्रकारों में से एक नहीं है? देखिए, ये गार्डनर जो है ना, वो बहुबुद्धि सिद्धांत दिए थे, जो कि 8 प्रकार के दिए थे, 8 प्रकार के दिए थे, और बाद में कहीं कहीं मेंशन रहता है कि 9 प्रकार के दिए,
पर 8 प्रकार का ज़्यादा मेंशन रहता है। अगर 8 नहीं रहा तो 9 भी लगाइए, ठीक है, जैसा ऑप्शन रहेगा उसके अनुसार लगाइएगा। तो क्या है ना, ये 8 प्रकार की बुद्धि में क्या क्या दिए थे, ये संगीतज्ञ दिए थे, भाषाई दिए थे, शारीरिक गति संवेदिक दिए थे, प्राकृतिक दिए थे, आस्थानिक दिए थे, अंतर्वैयक्तिक दिए थे, अंतरावैयक्तिक दिए थे। 8 हो गया, ठीक है। तो ये क्या कौन नहीं दिए, व्यवहारिक नहीं दिए, ठीक है। एक बार और बोलते हैं, संगीतज्ञ, भाषाई, शारीरिक गति संवेदी, अंतर्वैयक्तिक, अंतरावैयक्तिक, प्राकृतिक, स्थानिक, एक है तार्किक गणितीय बुद्धि, 8 प्रकार का, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा। तो व्यवहारिक नहीं दिए हैं, इसका आंसर कौन सा नहीं होगा, तो क्या होगा, व्यवहारिक, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में क्या है, निम्न में से कौन सी विकल्प एक प्रगतिशील कक्षा में संरचनात्मक शिक्षण का उदाहरण है। प्रगतिशील शिक्षा कौन दिए हैं, जॉन टीवी, जो कि संरचनात्मक रचनात्मकता पर जोर दिए, क्रिएटिविटी पे जोर दिए हैं। इसमें क्या बोले हैं कि बच्चा रट के नहीं, पुरस्कार दंड से नहीं, अभ्यास से नहीं, बल्कि विविध स्पष्टीकरण से बच्चा जो है वो सीखेगा, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, 1 नंबर। रट कर याद करना, ये नहीं, रटने पर जोर नहीं दिया है प्रगतिशील कक्षा। पुरस्कार दंड, ये व्यवहारवाद बोलते हैं। बार बार वेधन क्षमता, ये भी नहीं, ठीक है। तो 11 के क्या हो जाएगा, 1 नंबर। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, बहुभाषिकता के संदर्भ में निम्न में से कौन सी दृष्टिकोण उपयुक्त है। चलिए उपयुक्त है, देखना है। विद्यार्थियों को विद्यालय अवधि के दौरान उनकी मातृभाषा या स्थानीय भाषा का उपयोग करने के लिए दंडित करना। बहुभाषावाद, इस पे तो और जोर देना है, दंडित नहीं करना है। स्कूलों को केवल, निगेटिव वर्ड है, इसको तो इसी तरह से निगेटिव मान ही लीजिए, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। उन्हीं विद्यार्थियों को प्रवेश में देना चाहिए जिनकी मातृभाषा निर्देश की भाषा के समान है, तो गलत है। शिक्षक को सही भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और कक्षा में ऐसा वातावरण स्थापित करना चाहिए जो सही विद्यार्थियों के समावेशन को बढ़ावा देते हैं, ये भी गलत है। शिक्षक को सही भाषाओं का सम्मान कर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कक्षा में ऐसा वातावरण स्थापित करना चाहिए जो सही विद्यार्थियों के समावेशन, बिल्कुल सही है। शिक्षक को कक्षा में उन बच्चों की उपेक्षा करनी चाहिए जो कक्षा में अपनी मातृभाषा का उपयोग कर, उपेक्षा नहीं करना है, बिल्कुल नेगेटिव। क्या हो जाएगा 12 का, 12 का हो जाएगा 3 नंबर आंसर, ओके। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है कि वह बच्चे जो कि अक्सर अभिभावकों को मानकीय जेंडर को पार करते हुए देखते हैं, जैसे कि माता को उपकरण ठीक करते हुए और पिता को बच्चों की देखभाल करते हुए, उनके संदर्भ में। ऐसे जनरली हम लोग देखते हैं कि माँ जो खाना बनाती है, पापा का काम है बाहर से मार्केटिंग करना, तो यहाँ पर जो बच्चा है उल्टा देखा, वो देखा कि पापा भी उस काम को कर रहे हैं, खाना भी बना रहे हैं, यहाँ माँ भी बाहर जा रही है, सारी चीज़ कर रही है। तो ये बच्चा जेंडर जो रूढ़िवादिता जो समाज के द्वारा बनाया फिक्स किया गया है ना, वो कम संभावना है कि जेंडर रूढ़ियों को फॉलो करेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर, कम संभावना है। वो संभावना ही बिल्कुल कम पड़ जाता है कि वो सोचेगा कि नहीं ऐसा होना चाहिए कि माँ को खाना ही बनाना चाहिए, ये नहीं सोचेगा, बच्चा सोचेगा कर सकते हैं। अधिक संभावना है कि वो जेंडर पृथक्करण की पालन करें, तो ये तो गलत हो जाएगा। अधिक संभावना है कि वह जेंडर रूढ़ियों का पालन करे, ये भी गलत हो जाएगा। कम संभावना है कि वो समाज में प्रचलित जेंडर मानदंडों के विरोध होंगे, ये भी गलत होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के क्या उद्देश्य हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में क्या था ना, इसमें अधिगम को जो था करके सीखने पर जोर दिया, बहुभाषावाद पर जोर दिया, बच्चे को बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया गया। उसके अनुसार से आप क्वेश्चन देखिए। अधिगम के स्तर को सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थियों में तनाव उत्पन्न करना और डर पैदा करना, ये बिल्कुल विरोध में बोला है, ठीक है।
शिक्षण अधिगम क्रियाओं को दोहराना, मतलब जो आप शिक्षण अधिगम क्रियाएं जो आप कर रहे हैं उसको दोहराना, बिल्कुल सही है। अधिगम और विकास को अनुकूलित करना, बिल्कुल, दोनों अधिगम और विकास एक दूसरे के अनुकूलित हो। कक्षा के अंदर और बाहर विद्यार्थियों को समर्थन करना, बिल्कुल सही। 1 नंबर क्वेश्चन 14 का 1 नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। फिर उसके बाद आप ऑप्शन जाके देखेंगे कि एक किस में है, एक है, 1 2 3 तीनों में है, ठीक है। तो ये तो पहले ही कट हो रहा है। अब क्या हो जाएगा, 2 3 4। आप इस तरह के क्वेश्चन को इसी तरह से हल करें, ठीक है। एक एक सारा में आ रहा है तो ये तो निगेटिव है, तो ये तो ऐसे ही छट जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि कौन सा पॉजिटिव होगा। अब बहुत सारा क्वेश्चन इस तरह से बनाया रहेगा। इसमें एक चीज़ और मेंशन किया था कि जब क्वेश्चन हम लोग के दिया था तो क्या किया था कि यहाँ पे ये ऑप्शन है 1 2 3 करके दिया है, पर यहाँ पर ऐसे था, ठीक है। 1 का 4, 2 का 1 और ऐसे करके था, और 3 का 2 और 4 का 3। अब ये आंसर क्या हो गया, इसका आंसर क्या है, इसका तो आंसर 4 है, तो हम क्या लगाएंगे इसका, ये। इस तरह से क्वेश्चन आने से एक क्वेश्चन मेरा रॉन्ग हो गया, जो कि 30 आउट ऑफ 30 होता, पर ये 29 पे रहा, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। गत्यात्मक आकलन क्या समझने में मदद करता है। गत्यात्मक आकलन क्या समझने में मदद करता है। तो गत्यात्मक आकलन जो होता है ना, डायनेमिक असेसमेंट, इसमें क्या होता है कि बच्चा जो होता है उसके विशिष्ट अधिगम आवश्यकता को जानता है कि बच्चा जो कर रहा है उसकी क्या, एक जनरल सब बच्चा है पर उसमें क्या एक विशिष्ट चीज़ है, उसको जानने समझने में मदद मिलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर। बच्चे की बौद्धिक स्तर नहीं, समकक्षियों की तुलना में छात्रा का संबंधित पद नहीं, 4 भी नहीं, तो क्या हो जाएगा 15 का 3। इसमें शारीरिक गति करके बच्चा करके सीखता है, विशिष्ट अधिगम आवश्यकताएं का पता चलता है। ओके, कोई भी सुझाव हो तो ज़रूर कमेंट में मेंशन करें, हम जहाँ तक होगा उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे और आगे